हेलो दोस्तों, आप सभी को रंजीत कुमार केमिस्ट्री क्लासेज में मस्ट वेलकम है। आज मैं पुनः आप लोगों के बीच फिजिकल केमिस्ट्री के सेकेंड लेसन बिलियन में अगले टॉपिक को लेकर के आया हूं। और आज हम जो टॉपिक देखेंगे वो वैसे टॉपिक के बारे में जानना है जो हमारे दैनिक जीवन की एक घटना भी है। रोजमर्रा की जो हमारी जिंदगी होती है, जो लाइफ स्टाइल है, उसमें हम काफी इस तरह की घटनाओं को देखते हैं और उन घटनाओं का आज वर्णन हम एक इस लेसन में बेहतर तरीके से करेंगे और समझेंगे। देखिए बाबू, और वो टॉपिक होता क्या है, वो है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। फिर आपके बीच उस टॉपिक को अपने दैनिक जीवन से रिलेटेड घटनाओं से हम वर्णन करते हैं। तो वो टॉपिक है बाबू, आज हम दो टॉपिक देखेंगे। फर्स्ट टॉपिक है जिसे हम बोलते हैं विसरण। विसरण नाम तो सुने होंगे। विसरण जिसे हम बोलते हैं डिफ्यूजन, इसे हम बोलते हैं डिफ्यूजन। और दूसरा हमें एक टॉपिक देखना है, उसे हम बोलते हैं परासरण। परासरण जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में ऑस्मोसिस। ये दो टॉपिक आज हम लोग को क्लियरफाई करना है। विसरण क्या है यानी डिफ्यूजन, और दूसरा परासरण जिसे हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। तो ऐसे हम देखें तो विसरण की घटना हमारे दैनिक जीवन में काफी होती है। देखिए कैसे मैं बता रहा हूं। विसरण के बारे में चर्चा करते हैं हम। दैनिक जीवन की घटना देखिए, जब हमारे घर में कोई अच्छा व्यंजन बनता है, अच्छा भोज्य पदार्थ तैयार होता है, तो उसकी सुगंध एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है और उस सुगंध को हम लोग लेते हैं और भोजन का स्वाद ले पाते हैं। लगभग जे टेस्टी भोजन बन रहा है। तो यह प्रक्रिया जो होती है, आखिर किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी प्रक्रिया द्वारा वह सुगंध हमारे करीब तक आती है। इससे भी अलग हटिए तो हम लोग घर में अगरबत्ती को लेकर के जला देते हैं और कमरे बंद रहते हैं। फिर भी कुछ देर के बाद हम जब प्रवेश करते हैं तो प्रवेश करने के बाद उसकी अच्छी स्मेल आती है, अच्छी सुगंध आती है। ये भी कोई ना कोई प्रक्रिया की वजह से होता है जो जिसकी सुगंध को हम लोग जान पाते हैं, सूंघ पाते हैं, अच्छी तरीके से आभास कर पाते हैं। तो ये सारी क्रियाएं आखिर होती है तो किसके द्वारा होती है, ये जानना है। तो ये सारी क्रियाएं जो होती है बाबू, वो विसरण के द्वारा होती है। तो हम अपने हिसाब से या किसी भी तरीके से इसके डेफिनेशन को अगर निकालें तो पिछले कक्षाओं में आप पढ़े होंगे, इसके डेफिनेशन बताए जाते हैं। गैसों के प्रति घनत्व में अंतर रहते हुए भी, यानी वायु है और उसकी सुगंध है, इनके डेंसिटी में काफी अंतर होता है। घनत्व में अंतर रहते हुए भी गैसों के परस्पर मिश्रित हो जाने का गुण विसरण कहलाता है। तो ये गैसों के परस्पर मिश्रित हो जाने का गुण विसरण कहलाता है। अब देखिए, जो हमारे घर में व्यंजन तैयार हुआ उसकी सुगंध का डेंसिटी अलग होता है, हमारे वायुमंडल में जो वायु है उसके डेंसिटी अलग होता है। लेकिन जब दोनों के अंतर काफी होते हैं डेंसिटी में, फिर भी ये मिश्रित होकर हमारे तक पहुंच पाते हैं और हम उसकी सुगंध को ले पाते हैं। तो यह प्रक्रिया जो होती है इसे हम विसरण कहते हैं। तो विसरण के बारे में ये दैनिक जीवन की घटना है, इसको हम रोज देखते हैं। तो अब आते हैं हम अपने क्लास के लेवल पे इसकी परिभाषा को कैसे डिफाइन करेंगे, विसरण को कैसे जानेंगे, कैसे लिखेंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो बताया जाता है विसरण जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में डिफ्यूजन, किसी अणु या आयन की, इसमें बोलते हैं डिफ्यूजन का डेफिनेशन हम देते हैं जैसे किसी अणु या आयन की अधिक सांद्रता। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं ताकि आप याद भी कर पाए। किसी अणु या आयन की अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से, अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले
निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र में प्रवेश करने की प्रक्रिया विसरण कहलाती है या इंग्लिश में इसे डिफ्यूजन कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक डेफिनेशन तैयार किया और इसको एक्सप्लेन किया जो किसी अणु या आयन की अधिक सांद्रता के क्षेत्र से निम्न सांद्रता या कम सांद्रता के क्षेत्र की ओर होने वाली जो गति होती है या क्षेत्र में प्रवेश करने की जो प्रक्रिया होती है या गति होती है उसे हम विसरण कहते हैं। विसरण के लिए अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले ले बाबू, तो विसरण के लिए होता है अगरबत्ती की खुशबू। जैसे मैंने बताया, अगरबत्ती की खुशबू का फैलना, घड़ों में बनने वाले भोज्य पदार्थ की सुगंध का एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैलना, यह सारी घटनाएं जो होती है वह किसकी होती है? विसरण की होती है। विसरण की प्रक्रिया में जो होता है गैस और द्रव दोनों भाग लेते हैं। ये ये जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखेंगे। जो विसरण की प्रक्रिया गैसों में भी होती है और द्रवों में भी होती है। तो इस तरीके से हम विसरण को क्लियरफाई किए। मैंने आपको दो डेफिनेशन दिया, एक और दिया था एकदम सिंपली, जो घनत्वों में अंतर रहते हुए भी गैसों के परस्पर मिश्रित हो जाने का गुण विसरण कहलाता है। और यहाँ पर मैंने बताया किसी अणु या आयन की अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र में जो गति होती है या प्रवेश करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम विसरण कहते हैं। विसरण के एग्जाम्पल में मैंने बताया अगरबत्ती की खुशबू का फैलना, इत्र का उपयोग हम लोग अपने वस्त्रों पर करते हैं, उसकी सुगंध वायुमंडल में फैलना, भोज्य पदार्थ को बनाते हैं और उस भोज्य पदार्थ की सुगंध को वायुमंडल में फैलना, ये सभी प्रक्रियाएं विसरण होती है। अब आते हैं हम अगले टॉपिक पे। इस डेफिनेशन को एक बार केयरफुली आप देख लेंगे ताकि आसानी से इसको हम कभी भी चाहें तो बना सकते हैं या लिख सकते हैं। चलिए अब आते हैं हम दूसरे टॉपिक पे, और ये दूसरा टॉपिक जो है उसे हम बोलते हैं ऑस्मोसिस, जिसे हिंदी में बोलते हैं पराशरण। इसको बोलते हैं पराशरण और इंग्लिश में इसे बोलते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस या पराशरण। देखिए, ऑस्मोसिस जो शब्द है ये लैटिन के भाषा टू पुश से, ऑस्मोसिस एक ग्रीक वर्ड है जिसे हम ग्रीक भाषा में इसे बोलते हैं टू पुश। पुश माने होता है धक्का देना या खींचना, धक्का देना या दबाव डालना, इसको बोलते हैं हम लोग पुश। यानी कहीं कहीं आप देखते हैं दरवाजे पे लिखा होता है पुश, इसका मतलब इसको धक्का दीजिए या दबाइए, आसानी से खुल जाएगा। सेम कंडीशन ऑस्मोसिस एक लैटिन वर्ड है, एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसे हम बोलते हैं टू पुश, यानी इसे दबाना। इससे ये जाहिर होता है कि प्रसरण की घटना आखिर हमारे दैनिक जीवन में किस इस शब्द से रिलेटेड है, क्या हम इसे जान सकते हैं? तो देखिए, कुछ ऐसी घटनाएं होती है जिसे हम जानते नहीं हैं लेकिन वो घटना हमारे जीवन में होती है। कैसे? तो जब हम कोई भोज्य पदार्थ ग्रहण करना होता है, चने हो, मटर हो, मूंग हो, दलहनी कोई चीज जिसे आहार के रूप में हम लेते हैं, क्या करते हैं हम पानी में डाल देते हैं और डालने के बाद हम सुबह तक 12 घंटे 14 घंटे के बाद हम देखते हैं जो उनके दन्ने का आकार पहले की अपेक्षा बढ़ जाता है और हम कहते हैं कि आज अच्छी तरीके से ये फूल गया है ना। लेकिन वह प्रक्रिया जो होती है उससे हम काफी वंचित होते हैं, उसे हम बोलते हैं प्रसरण। यानी वे सारी घटनाएं प्रसरण के द्वारा होती है। किशमिश के दाने को अगर हम दूध में या पानी में डाल देते हैं और देखते हैं थोड़ी देर बाद जो ये दाने पहले की अपेक्षा उनका आकार बढ़ जाता है, ये सारी घटनाएं होती है प्रसरण। प्रसरण का डेफिनेशन अगर देखा जाए बाबू, तो प्रसरण के बारे में हम लोग बताते हैं वैसी प्रक्रिया
यहां पे देखेंगे, एक बार मैं लिख भी दे रहा हूं, वैसी प्रक्रिया जिसमें तनु विलयन का विलायक, वैसी प्रक्रिया जिसमें तनु विलयन का विलायक जो होता है, तनु विलयन का विलायक अर्ध पारगम्य झिल्ली को पार कर, अर्ध पारगम्य झिल्ली को पार कर सांद्र विलयन में प्रवेश कर जाता है, प्रसरण कहलाता है। देखिए, वैसी प्रक्रिया जिसमें तनु विलयन का विलायक अर्ध पारगम्य झिल्ली को पार कर सांद्र विलयन में प्रवेश कर जाता है, प्रसरण कहलाता है। इसमें एक बड़ा पटा सा शब्द आ गया, अर्ध पारगम्य झिल्ली। अर्ध पारगम्य झिल्ली जो होता है, ये पादप कोशिकाओं और जंतु कोशिकाओं में भी होता है, कृत्रिम रूप में हम तैयार भी करते हैं। ये वैसा झिल्ली होता है जिसमें विलायक के अणु ही इसको पार कर पाते हैं, विलय के अणु नहीं। अब देखिए, वैसी प्रक्रिया जिसमें तनु विलयन का विलायक अर्ध पारगम्य झिल्ली को पार कर सांद्र विलयन में प्रवेश कर जाता है, प्रसरण कहलाता है। एग्जाम्पल में लिखेंगे यहाँ पे, जैसे हम एग्जाम्पल में देते हैं चने, मटर एवं किशमिश के दाने को जल में डालने पर फूल जाना, ये जो होता है ऑस्मोसिस यानी प्रसरण की घटना का एग्जाम्पल होता है। अब थोड़ी देर के लिए हम इसका फिगर ड्रॉ करते हैं, ये घटना कैसे होती है। हमने यहाँ पे एक पात्र लिया और इस पात्र में जो हुआ, एक अर्ध पारगम्य झिल्ली को डाला। एक पात्र ले लिए और इसमें एक अर्ध पारगम्य झिल्ली को हम डाल दिए। केयर करेंगे, ये हमारी अर्ध पारगम्य झिल्ली है। ये क्या है, तो इसे हम बोलते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली। ये है अर्ध पारगम्य झिल्ली और इधर जो है हमारा सांद्र विलयन है और यहाँ पे जो है तनु विलयन है। दोनों तरफ यहाँ पे हम लोग विलयन है और बीच में अर्ध पारगम्य झिल्ली है। एक तरफ तनु विलयन है और दूसरे तरफ सांद्र विलयन है। अब केयर करेंगे, इसको डेफिनेशन को हम क्लियरफाई करते हैं। जे कैसे हम डेफिनेशन को क्लियरफाई करेंगे, तो वैसी प्रक्रिया जिसमें तनु विलयन का विलायक, ये तनु विलयन है, इसका विलायक इस अर्ध पारगम्य झिल्ली को पार कर जब सांद्र विलयन में प्रवेश कर जाए, तो यह घटना जो होती है प्रसरण कहलाती है। इंग्लिश में ऑस्मोसिस कहते हैं, यानी इसे हम बोलते हैं क्या, प्रसरण। तो आप इसे देखेंगे, क्लियरफाई करेंगे और इसे आप चाहते हैं नोट करना तो नोट भी कर सकते हैं। मैंने एक पात्र लिया और इस पात्र में दो तरीके का विलयन एक अर्ध पारगम्य झिल्ली को डाल करके लगा दिया। तो यहाँ पे देखा क्या, ये तनु विलयन का विलायक जो है इस अर्ध पारगम्य झिल्ली को पार कर सांद्र विलयन में प्रसारित हो जाता है, तो यह घटना प्रसरण कहलाती है। तो इस तरीके से हम लोग इसको नोट भी कर सकते हैं। अब बात आती है जी कैसे हम अर्ध पारगम्य झिल्ली के बारे में जान पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए बाबू, इसे हम बोलते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली। चलिए इसका भी डिफिनेशन हम लोग कर लेते हैं। अर्ध पारगम्य झिल्ली, इसे शॉर्ट में एस
इसे अर्ध पारगम्य झिल्ली, और शॉर्ट में इसे संक्षेप में एसपीएम कहते हैं। एसपीएम जिसे बोला जाता है सेमी, है ना, परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, अर्ध पारगम्य झिल्ली। इसका अगर हम डेफिनेशन करते हैं तो बताया जाता है वैसी झिल्ली जिससे केवल विलायक के अणु ही पार करते हैं, वैसी झिल्ली जिसे विलायक के अणु ही केवल पार करते हैं, बिल्ले के अणु नहीं, उसे हम बोलते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली। अर्ध पारगम्य झिल्ली के बारे में अगर यहाँ पे क्लियरफाई करें तो वैसी झिल्ली जिसे विलायक के अणु ही पार कर पाते हैं, है ना, बिल्ले के अणु नहीं, उसे अर्ध पारगम्य झिल्ली कहते हैं। तो अब बात आती है जे अर्ध पारगम्य झिल्ली के बारे में अगर देखें तो अर्ध पारगम्य झिल्ली दो वर्गों में बढ़ जाती है। एक होती है जिसे बोलते हैं प्राकृतिक, प्राकृतिक ये होता है, और दूसरा होता है कृत्रिम। देखिए प्राकृतिक में देखिएगा तो जंतुओं एवं पादप कोशिकाओं में झिल्ली होते हैं। अर्ध पारगम्य झिल्ली का निर्माण जो होता है प्राकृतिक द्वारा खुद प्रदत्त किया जाता है, जो जंतुओं एवं पादपों में देखा जाता है ना। जैसे में बताया जाता है सुअर का मूत्राशय जो है एक प्राकृतिक, सुअर का मूत्राशय जो है एक प्राकृतिक अर्ध पारगम्य झिल्ली का उदाहरण है। और कृत्रिम अर्ध पारगम्य झिल्ली के बारे में अगर बताएं तो कृत्रिम अर्ध पारगम्य झिल्ली के बारे में अगर देखा जाए तो इसको जब जरूरत पड़ती है तो किसी यौगिक का हम बनाते हैं। इसमें सबसे बेहतर क्वालिटी का जो होता है वो होता है कॉपर फेरोसाइनाइड का, कॉपर फेरोसाइनाइड का Cu2FeCN6। कॉपर फेरोसाइनाइड का जो अर्ध पारगम्य झिल्ली होता है वह कृत्रिम होता है, जिसका उपयोग हम लोग किसी विलयन के सांद्र और तनु को अलग अलग पृथक करने में करते हैं। एक चीज याद रखेंगे, ये प्रसरण और अर्ध पारगम्य झिल्ली जो मैं बताया, इस फुल्ली प्रसरण की घटना के बारे में सबसे पहले फ्रांसीसी भौतिक विज्ञानवेता एबे नाले ने देखा था और इसका प्रयोग का परीक्षण किया था। ये जो प्रसरण हम बताएं, अर्ध पारगम्य झिल्ली बताएं, ये सारी चीजों के बारे में अगर वर्णन किया जाए बाबू तो एक चीज याद रखेंगे हमेशा, इस प्रसरण के बारे में सबसे पहले फ्रांसीसी भौतिक विज्ञानवेता, है ना, एबे नाले ने इसके बारे में वर्णन किया था और बताया था जे प्रसरण की क्रिया जो होती है इसके द्वारा जो होता है जल यानी विलायक के अणु जो होता है चने के छिलके को पार कर अंदर प्रवेश करता है, जिसके कारण जो होता है वो आसानी से फूल करके उसके आकार बड़े होते हैं। तो मैंने यहाँ पे दो क्वेश्चन को क्लियरफाई किया, प्रसरण और विसरण। अब मैं एक चीज चर्चा करूंगा जी, अगर इससे कोई रिलेटेड क्वेश्चन बनता है जैसे प्रसरण और विसरण में क्या अंतर है, एक लघुतरीय प्रश्न बन गया। प्रसरण या और विसरण में क्या अंतर है, एक लघुतरीय प्रश्न बनता है, तो इसे आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे जी प्रसरण और विसरण में क्या अंतर है। तो बच्चों मैं एक के बारे में बता रहा हूं, दूसरा आप उसके अपोजिट करते जाना। मैं एक के बारे में बता रहा हूं, आप अपोजिट करते जाना। मैं हिंट्स भी दे रहा हूं और आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर भी क्रिएट कर सकते हैं, है ना। तो हम आते हैं इसके बाद प्रसरण। इसको एक बार आप देख लें, क्लियरफाई कर लें। कोई प्रॉब्लम हो तो आप जरूर कमेंट करें या पूछें हमसे। चलिए आते हैं हम प्रसरण और विसरण में अंतर के बारे में। प्रसरण और विसरण आराम आराम से सुनेंगे, इसको जानेंगे, और इसमें कहीं प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट जरूर करेंगे। और ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगता हो तो अपने मित्रों में शेयर करें और अधिक से अधिक बच्चों के बीच फैलाएं, ताकि आसानी से वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आसानी से अपने सिलेबस को पूरा करें। देखिए आते हैं हम लोग प्रसरण और इधर होता है विसरण। विसरण, इन दोनों में अंतर स्पष्ट करते हैं, प्रसरण और विसरण। तो देखिए सबसे पहला चीज हम बताएंगे ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन, दोनों में डिफरेंट बिटवीन करना है। व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, यानी प्रसरण और विसरण में क्या अंतर है।
तो प्रासरण और विसरण के बारे में हम अंतर स्पष्ट करते हैं। प्रासरण की क्रिया में अर्ध पारगम्य झिल्ली का उपयोग किया जाता है। प्रासरण की क्रिया में अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर होती है, यानी अर्ध पारगम्य झिल्ली का उपयोग करते हैं। प्रासरण की क्रिया में हम किसका उपयोग करते हैं? अर्ध पारगम्य झिल्ली का उपयोग करते हैं, जबकि विसरण की क्रिया में अर्ध पारगम्य झिल्ली का काम नहीं होता है। तो पहला अंतर, प्रासरण की क्रिया अर्ध पारगम्य झिल्ली को पार करने के बाद होती है और विसरण की क्रिया में अर्ध पारगम्य झिल्ली को पार करने की जरूरत नहीं होती है। चलिए अब आते हैं दूसरे अंतर पर। प्रासरण की क्रिया में केवल विलायक के अणु भाग लेते हैं। प्रासरण की क्रिया में केवल विलायक के अणु भाग लेते हैं, जबकि विसरण की क्रिया में गैस और द्रव दोनों भाग लेते हैं। प्रासरण की क्रिया में केवल विलायक के अणु भाग लेते हैं, जबकि विसरण की क्रिया में गैस और द्रव दोनों भाग लेते हैं। अब आते हैं हम तीसरे पर। प्रासरण केवल विलयन में होता है ना? प्रासरण केवल विलयन में होता है, जबकि प्रासरण केवल विलयन में होता है, जबकि विसरण गैस और द्रव दोनों में होता है। प्रासरण केवल विलयन में होता है, जबकि विसरण गैस और द्रव दोनों में होता है। तो अब आते हैं हम चौथे अंतर पे। तो चौथा अंतर में बताया जाता है प्रासरण में विलायक के अणु, प्रासरण में विलायक के अणु कम सांद्रता वाले क्षेत्र से अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर प्रवाह करते हैं या प्रवेश करते हैं। प्रासरण में विलायक के अणु जो होते हैं कम सांद्रता वाले क्षेत्र से अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, जबकि विसरण में कम सांद्रता अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र में जो होता है विसरण की क्रिया में अणु प्रवेश करते हैं। तो मैंने 4 अंतर बताया, एक बार मैं और क्लियरफाई कर दूं ताकि आपको याद हो जाए। प्रासरण यानी व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन, है ना, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस या ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। प्रासरण और विसरण में अंतर तो बताएं। प्रासरण में मैंने सबसे पहले बताया जिसमें अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है, लेकिन विसरण में ऐसा नहीं होता। प्रासरण में विलायक के अणु भाग लेते हैं, जबकि विसरण में विलेय और विलायक दोनों के अणु भाग लेते हैं। तीसरे में मैंने बताया कि प्रासरण केवल विलयन में होता है, जबकि विसरण द्रव और गैस दोनों में होता है। चौथा मैंने बताया प्रासरण में जो होता है विलायक के अणु कम सांद्रता वाले क्षेत्र से अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, जबकि विसरण में अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र में अणु प्रवेश करते हैं। तो इस तरीके से प्रासरण और विसरण से रिलेटेड कोई प्रश्न आते हैं तो आप बनाएंगे बुक से, और कोई प्रॉब्लम होता है तो आप जरूर कमेंट करेंगे, हमसे पूछेंगे। जैसे ही हम इस लेसन को कंप्लीट करेंगे आपके बीच असाइनमेंट रखेंगे और टेस्ट पेपर को यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे ताकि आप देख करके बना सकें आसानी से। इस वीडियो में इतना ही, फिर हमारी मुलाकात अगले वीडियो में होती है। धन्यवाद।